Good morning, students. Today we will discuss sonar and pitch of sound. These two topic will our today's topic, and these are very important topic in sound chapter. Okay. So, what is sonar? Actually, sonar is a device through which we can detect any obstacle or object present in water. इसका ये मतलब है कि सोनार ये जो डिवाइस जो मशीन है ये पानी के अंदर इनटू द वाटर सी है कोई ओशन है तो उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट का हमको लोकेशन जानना हो हमको वी हैव टू फाइंड आउट दैट वेयर इज दिस ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज लोकेटेड तो हम साउंड के इफेक्ट के ज़रिए हम उस डिवाइस को ट्रैक कर सकते हैं। ओके एक्चुअली इसमें क्या होता है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये देखिए मान लें कि ये कोई समुद्र वगैरह है, ठीक है, और यहां कोई सबमरीन है, ये कोई सबमरीन है, सबमरीन जिसको पनडुब्बी बोलते हैं, ये समुद्र के नीचे से लड़ाई करने में काम आता है। तो अगर इस सबमरीन के आगे कोई बड़ा सा कोई चट्टान है, कोई रॉक सॉलिड चीज है कुछ जो कि इसको डैमेज कर सकती है, या कोई दुश्मन का ही कोई दूसरा सबमरीन है जो कि इस पर अटैक करने के लिए आ रहा हो सामने से, तो यहाँ वो डिवाइस लगा होता है जिसको हम सोनार बोलते हैं। ये डिवाइस यहाँ सबमरीन के फेस के साइड में होता है और ये डिवाइस करता क्या है, ये एक्चुअली एक साउंड जनरेट करता है, ऐसे ये साउंड जनरेट करता है, ठीक है। ये साउंड आगे बढ़ेगा, मैं इसको वेव से दिखाता हूँ, साउंड वेव के पैटर्न से। ये साउंड वेव जब ऐसे आगे बढ़ेगा और जैसे ही वो इस ऑब्स्टेकल से टकराएगा तो वहां साउंड का रिफ्लेक्शन होगा। ये चूंकि सॉलिड चीज है, कोई रॉक हो या फिर कोई सबमरीन हो, तो वो इस साउंड वेव को रिफ्लेक्ट करेगी वापस उसी डायरेक्शन में, और यहाँ साउंड रिसीवर होता है जो कि उस रिफ्लेक्टेड वेव को रिसीव कर लेगा। तो इससे यहां बैठे इंसान को यह पता चल जाएगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऐसे वापस रिफ्लेक्ट करता है इस वेव को, और सोनार इस रिफ्लेक्टेड वेव को पकड़ लेगा। उस डिवाइस को पता है कि पानी में वाटर के अंदर साउंड की स्पीड कितनी होती है, और उसके पास सोर्स से निकल के इससे टकराकर वापस आने तक में जो समय कंज्यूम हुआ है वो टाइम का कैलकुलेशन भी इसके पास है, और इसके पास साउंड की स्पीड इन वाटर भी इसको पता है। तो ये एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट और दूरी निकाल सकता है कि कितने दूरी पर ये ऑब्जेक्ट अपने पनडुब्बी से है। तो इस तरीके से हम दुश्मन के पनडुब्बियों का भी पता लगाते हैं, या मान लें कि कोई बहुत बड़ी शिप जा रही है और आगे कोई चट्टान है जो पानी में हमको नहीं दिखता है पर वो है वहाँ पे और वो हमारे जहाज को डुबा सकता है, तो बड़े बड़े शिप्स में भी ये सोनार सिस्टम लगा होता है, और जो पायलट होता है जो कि जहाज को चला रहा होता है वो उनको मालूम चल जाता है कि आगे इस लोकेशन पर या इस डायरेक्शन से अब साउंड वेव जो रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएगी। तो ये डायरेक्शन भी पता कर सकता है ऑब्जेक्ट का और दूरी भी पता कर सकता है। कितना इंपॉर्टेंट डिवाइस है सोनार। और ये साउंड वेव के प्रिंसिपल पे ही, रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। साउंड के रिफ्लेक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है उसी प्रिंसिपल पे ये सोनार डिवाइस जो है ये काम करता है। ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है, साउंड की स्पीड वेरी कर जाती है मीडियम के वेरी करने से। देखिए अल्युमिनियम में अगर कोई अल्युमिनियम का बॉक्स है या अल्युमिनियम का कोई ऑब्जेक्ट है, अल्युमिनियम का बना हुआ सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कोई वाइब्रेशन उसको देते हैं, तो वो उसमें बहुत तेजी से, बहुत हाई स्पीड से वो साउंड वेव जो है, वो डिस्टर्बेंस जो है आगे प्रोपोगेट करती है। क्योंकि मेटल के पास, चूंकि अल्युमिनियम इज अ मेटल, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इस डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इज रेडी, वो रेडी है, वो फ्री है, तो वो तुरंत उस डिस्टर्बेंस को कैरी आउट करके अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत कम टाइम में वो साउंड वेव के डिस्टर्बेंस को, वाइब्रेशन को दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए मेटल में और या अल्युमिनियम में साउंड की स्पीड सबसे फास्ट होती है। पानी में क्या होता है कि पानी का मॉलिक्यूल्स जो है H2O जो है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है,
पर वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वो अटैच्ड हैं। एयर के केस में क्या होगा, देखिए एयर में स्पीड इसकी घट जाती है और पानी में स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ एयर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो काफ़ी दूर दूर होगा, बहुत बहुत दूर दूर, कहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स लेंथ नहीं होता इनके बीच में। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना वीक है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाती है। तो इस डिस्टर्बेंस को आगे बढ़ने में टाइम ज़्यादा लग सकता है और लगता भी है एयर में। पर पानी के केस में क्या होता है कि पानी के केस में चूंकि H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रांग है एयर के कंपैरिजन में, तो ये जो दूरी है ये फिक्स्ड रहती है, ये कुछ भी नहीं हो सकता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, जरूर है सॉलिड से, पर ये फिक्स्ड है। तो ये वाइब्रेशन पानी में ज्यादा स्पीड से कैरी किया जाएगा कंपैरिजन टू एयर। एल्युमिनियम जो कि सॉलिड है, फिर भी ये साउंड वेव इसमें प्रोपेगेट कर पाता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस वाइब्रेशन को कैरी करते हैं, और वो एल्युमिनियम के सरफेस पे हर जगह होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत पास होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पार्टिकल होगा तो वाइब्रेशन आगे प्रोपोगेट करेगा। अब पार्टिकल्स जितने पास होंगे और फ्लेक्सिबिलिटी होगी उनमें, साउंड की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इज वेरिंग इन डिफरेंट मीडियम्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं लो पिच साउंड, हाई पिच साउंड। एक्चुअली पिच ऑफ साउंड, व्हाट इज पिच ऑफ साउंड? तो पिच बिलोंग्स टू फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतना हाई पिच साउंड कहा जाएगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, वीक होगी, वो लो पिच साउंड कहा जाएगा। दो साउंड वेव सेम इंटेंसिटी से जनरेट किया गया, ये ब्लैक वाला वेव, ये भी साउंड वेव है, उसी सेम इंटेंसिटी से, उसी एनर्जी से नीचे वाले वेव को भी हमने क्रिएट किया है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी देखें बहुत कम है, ये 1 और 2 करीब 2 बार वाइब्रेट करके ये वेव साउंड जो है ये यहां तक पहुंचता है। ये दूसरा जो हाई पिच साउंड है, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ गई है। अभी वेवलेंथ छोटा हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा इसका, तो ये हाई पिच साउंड कहलाएगा, और इसको श्रिल साउंड कहते हैं। ये बहुत श्रिल करता है, हाई पिच वॉइस जो होती है ना वो काफी श्रिल करती है, वो एक तीखी, इरिटेट करता है ये ऐसा आवाज, हमको इरिटेट कर सकता है जो श्रिल साउंड होते हैं, बहुत पतली आवाज ध्वनि निकलती है, वो हाई पिच साउंड होती है, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। हाई पिच साउंड की फ्रीक्वेंसी चूंकि ज्यादा होती है तो ये कम दूरी तक ट्रेवल कर सकता है। लो पिच साउंड की फ्रीक्वेंसी कम है पर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ये एक लेंथ में, देखिए वेवलेंथ इसका ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, ये हाई पिच साउंड है, ये लो पिच साउंड है। तो एक बार के डिस्टर्बेंस में ये इतने दूर चला जाएगा, पर चूंकि इसका वेवलेंथ कम है तो ये इतने ही दूर जा पाएगा। तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी डिस्टेंस कवर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और जो लो पिच साउंड होते हैं या लो पिच वेव होता है, लो पिच यानी कि फ्रीक्वेंसी लो, तो लो फ्रीक्वेंसी होने के चलते उसका वेवलेंथ बढ़ गया तो वो काफी दूर तक प्रोपोगेट कर सकता है। ये डिफरेंस है लो पिच साउंड और हाई पिच साउंड में, और ये है पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड इज बिलोंग्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, और इट मींस एक्चुअली पिच रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। दिस इज द मीनिंग ऑफ पिच ऑफ साउंड। फीमेल्स के केस में जो फीमेल की जो आवाज होती है वो श्रिल होती है कंपेयर टू मेल, क्योंकि फीमेल के अंदर जो उनका जो वोकल कोड होता है, उस वोकल कोड को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि जो वॉइस निकलेगा वहां से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वो 1 सेकंड में कई बार वाइब्रेट कर सकता है। इसीलिए फीमेल के केस में फीमेल की जो आवाज होती है वो श्रिल होती है, क्योंकि वो हाई पिच साउंड होती है, वो हाई पिच वेव होता है। पर एक मेल के केस में जो साउंड वेव जनरेट होता है उसका जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो मेल की वॉइस साउंड वेव जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो मेल की आवाज़ बहुत दूर तक जा सकती है, पर फीमेल की आवाज़ श्रिल तो होगी पर बहुत दूर तक नहीं जाएगी, अगर एक ही एनर्जी से दोनों आवाज़ निकालें, एक मेल और एक फीमेल। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर काफ़ी आसान था। थैंक यू।